तो चलिए, जैसा कि आप सबका 12th का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब काफी बच्चे खुश हैं और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम कंप्लीट हुआ है आपका, है ना। इतने दिनों का मेहनत, 2 साल से इतना प्रेशर था मन में। खैर, जो हुआ एग्जाम, आशा करते हैं सबका अच्छा ही गया होगा। लेकिन अब जो आपको 5 दिन या 10 दिन के बाद आपके मन में जो सताने वाला है वो ये है कि अब इसके बाद क्या करें और क्या करना चाहिए। एक्चुअली ये जो वीडियो है एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि क्या करना चाहिए 12th के बाद और कौन कौन से रास्ते होते हैं और क्या हमें चूज करना बेहतर होता है। और ये वीडियो मेनली फोकस करेगा CUET एग्जाम के बारे में। तो वो क्या होता है, इससे क्या होता है, मतलब एग्जाम कैसे होता है, फिर क्या इसमें क्राइटेरिया होते हैं, इससे क्या मिलता है हमें, क्या एवरीथिंग। ओके, एकदम आसान भाषा में, ताकि क्योंकि बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज था इस बारे इस टॉपिक को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा हम लोग बताते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग ये कि आखिर 12th के बाद क्या, ऐसा नहीं, बात सही है ना, कि हमारा 12th तो कंप्लीट हो गया है, अब 12th के बाद हम क्या करें, ऐसे। देखिए जी, हम पहले बताते हैं ये साइंस वाले बच्चों के लिए स्पेशली है ना। ये साइंस के बच्चों के लिए 12th के बाद, है ना, आपके पास 2-3 रास्ते मुख्य रूप से खुलते हैं। एक तो आपका कॉम्पिटिटिव दौर, है ना, जहाँ पे आपके पास जेई आएगा, जो बायोलॉजी लिया होगा उसके लिए नीट आएगा, और अगर कोई डिफेंस में है तो इसके लिए क्या, एनडीए। ये 3 एग्जाम आपको दिखेंगे जो 12th के बाद होता है, और सिर्फ साइंस वाले बच्चों के लिए, है ना। आर्ट्स का बच्चा इस चीज को नहीं लिख सकता है ऐसे करके। तो ये 3 एग्जाम आपके लिए स्पेशल होता है, राइट। या तो जो सिंपल सा, जो लोग कुछ नहीं समझ में आता है, वो अपने ऑनर्स की ओर चले जाते हैं कि हम क्या करेंगे, अपने ऑनर्स करेंगे। ऑनर्स आपके पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे कि आप फिजिक्स में ऑनर्स कर सकते हैं, या आप केमिस्ट्री में कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आपका क्या इंटरेस्ट है उसके अनुसार से। तो कैसे करना चाहिए, या मतलब किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, किस रास्ते में जाना चाहिए था। देखिए, ये जो कंपटीशन वाला जो सिलेक्शन है, या तो इस वाला जो एरिया है, ये थोड़ा सा रिस्क है, रिस्क टेकिंग चीज है। क्या आप अगर अपने आप को रिस्क में लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, वो एक्चुअली आपको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या ये रास्ता हमारा सही होगा कि गलत होगा। और मेरे ख्याल से इसको चेक करना बड़ा इजी है। जैसे कि अभी आपका 12 खत्म हुआ है, तो आपका अप्रैल मंथ में अप्रोक्स में आपका जेई का एग्जाम होने वाला है। तो आप अभी क्या कीजिए, अभी से 2-3 महीना जो भी आपके वक्त मिला है, पूरा एकदम इसमें आप 100% पर लगा दीजिए। अगर आप पूरा 100% लगा देते हैं, उसके बाद जेई लिख के देखिए, और 100% पर लगाने के बाद आप जेई मेंस लिखिए, ठीक है। और अगर आपका जेई मेंस में अच्छा परसेंटाइल आ जाता है, मतलब 80% से, मतलब एवव, कम से कम एटलीस्ट 80% से एवव, अगर, देखिए हम परसेंटेज नहीं बोल रहे हैं, वहां परसेंटाइल चलता है ना, वो अलग चीज होता है वहां, ठीक है। ओके, जेई के एग्जाम में अगर आपका एवब 80% आ जाता है, तो समझ जाइएगा कि अगर आप 1 साल ड्रॉप ले और उसमें अगर बहुत अच्छा से मेहनत करें, अपना 100% दे करके, तो आप एक आईआईटी का जो सपना है, तो एनआईटी का टॉप एनालिस्ट का, उसका आप सपना पूरा कर सकते हैं विथ एक गुड ब्रांच के साथ, ऐसे कहें। लेकिन अगर आप, है ना, इतना ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी, अगर 2-3 महीना जो भी आप देते हैं टाइम, अगर उसमें थोड़ा मेहनत करने के बाद अगर जेई मेंस लिखते हैं और उसमें अगर आपका परसेंटाइल काफी कम रहता है, तो जहां तक मेरा मानना है कि आप इस रास्ते में ना जाए, वही सही है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसमें आप सकोगे नहीं, या ऐसे नहीं। जहां तक मेरा मानना है, जहां तक हमने रिजल्ट्स को देखा, या तो जो एनालिसिस बताता है, तो इसमें थोड़ा सा सिलेक्शन को लेकर के थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है ना, ऐसे। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है,
और आपको अगर IIT या NIT से नहीं करना है तो ठीक है, आप ड्रॉप लीजिए, 1 साल लिखिए। आप तो इतना पक्का है कि अगर 1 साल ड्रॉप लीजिएगा तो JEE मेंस क्वालिफाई कर ही जाएंगे अच्छा रैंक से, है ना। फिर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी इजी से मिल जाएगा, फिर आप, है ना, अपने पैसा से कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं फंसेगा, है ना। बस अंतर क्या होगा, पैकेजिंग का अंतर होगा, है ना। आप IITs में होंगे तो पैकेज आपको बड़ा बड़ा मिलेगा, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होंगे तो वहां भी पैकेज मिलता है, लेकिन बहुत कम बच्चों को, और वहां आपका ऑन एन एवरेज 20-30 हजार का पैकेज बनता है नजर का। तो आप इसको देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है कि नहीं करना है। सो खैर हम लोग इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग। अब हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जैसे मान लीजिए जो ये सब चीज नहीं सोचता, तो जो नॉर्मल, अगर हम 100 बच्चा में बोले तो 80 से 90% बच्चा जिस रास्ते को चुनता है वो क्या है हमारा, ऑनर्स। कि वो ऑनर्स करता है कि BSc मतलब करेगा अपना, है ना, BSc या तो BA जो भी करेगा। अब क्या करना चाहिए, पहला बात तो कि क्या हमें BA करना चाहिए कि BSc करना चाहिए, उसके अनुसार से देखिए, ये पर्सनल चॉइस हो जाता है कि BA करना चाहिए कि BSc। वो एक्चुअली डिपेंड करता है, जैसे कि अगर आप जनरल कंपटीशन की ओर दिख रहे हैं अपना, है ना, का अगर फ्यूचर को, तो आपके लिए BA है ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आप एक थोड़ा सा सेफ हैंड में जाना चाहते हैं कि क्या पता आगे क्या हो क्या ना हो, गवर्नमेंट जॉब के लेकर के थोड़ा सा अगर आप अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका क्या है रास्ता है, BSc है। BSc में एक्चुअली होता क्या है कि आप साइंस स्ट्रीम होने के बाद आपके प्राइवेट सेक्टर में थोड़े से ज्यादा, है ना, ऑप्शन मिल जाता है, और कुछ नहीं, है ना। BA में क्या होगा, आपको प्राइवेट सेक्टर बंद हो जाएगा। BA में आप जाइएगा तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब ही सिर्फ ओपन होगा, है ना। आप कर पाओगे तो सरकारी, अगर सरकारी ना कर पाओ तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा ऐसे। लेकिन BSc में आपके पास अच्छे खासे ऑप्शन रहते हैं, है ना, बहुत सारे कंपनीज हो गए, प्राइवेट सेक्टर, मतलब इसमें थोड़ा सा ऑप्शन रहता ज्यादा। और BSc में भी अगर मेरा मानना है जहां तक, तो हमारे ख्याल से या तो आप केमिस्ट्री या तो आप फिजिक्स, ये दो, है ना, सब्जेक्ट को ही लेके आगे बढ़े अगर आपका इंटरेस्ट है तो। और अगर आप पॉसिबल है तो, क्योंकि हमें जहां तक उम्मीद है मतलब जहां तक हमें लगता है इन दोनों में से थोड़ा सा ज्यादा स्कोप मिलता है, कंपटीशन भी थोड़ा कम मिलेगा आपको, और जॉब अपॉर्चुनिटी भी इसमें थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर्स, ऐसे, है ना। बाकी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ऐसो मतलब इसी को लीजिए, अगर आपको ये पसंद है तब का बात कर रहे हैं ना। बाकी आपको जिसको मैथमेटिक्स पसंद है, जिसको बायोलॉजी पसंद है ना, वो सब इसमें भी जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मोर एंड लेस लगभग लगभग सेम होता है। अब जो हमारा इस वीडियो का मेन मुद्दा है वो ये है कि BSc करे कहाँ से, इस बात को लेकर के ये वीडियो है स्पेशली, है ना। देखिए, तो अभी ये जो साल चल रहा है वो 2024 चल रहा है ना, ऐसा के 2022 या 2022 से पहले के जो बच्चे थे, हम खास करके झारखंड की बात कर रहे हैं, है ना, झारखंड का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे नॉर्मली अपने 12th के अनुसार से अपने जो भी नियरर उनके पास कॉलेज होता था, जो यूनिवर्सिटी होता था, उसमें जाके अपना एडमिशन लेते थे। लेकिन 2023 से थोड़ा सा मामला चेंज हो चुका है। अब जो यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ जैसे विनोबा यूनिवर्सिटी है, उनको अब अपना एडमिशन ये, है ना, CUET एग्जाम के तहत लेना स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब जिन भी बच्चों को अगर अब BSc करना है, तो BSc करने के लिए आप सीधा डायरेक्टली बोलिएगा कि जाके एडमिशन लीजिए, तो ऐसे नहीं। आपको उसके लिए एक एंट्रेंस लिखना पड़ेगा, इसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, है ना, नजर के। जिस टेस्ट को जब आप क्वालिफाई कीजिएगा, तब जाके आपका एडमिशन होगा BSc में, अन्यथा आपको नहीं, एक सरकार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलेगा नहीं, आप फिर प्राइवेट से करना पड़ेगा, ऐसे वैसे ये केस होता है। तो मतलब आपका, आप चाहो या ना चाहो, लेकिन अब आपको CUET एग्जाम लिखना ही पड़ेगा। तो अब रहा बात कि अगर इसको जब लिखना ही है तो चलो क्यों ना इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जाना जाए कि क्या है ये, है ना, CUET, क्योंकि मैं ये लिखना ही है। आप चाहे मन से लिखो या मन से ना लिखो, आपको ये मजबूरी है, लिखना पड़ेगा, इसके अलावा आपको उपाय है ही नहीं। देखिए, तो जैसे कि JEE होता है किसी IIT में एडमिशन लेने के लिए, नीट होता है किसी मेडिकल कॉलेज में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने के लिए, वैसे ही जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, या आपके जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि सिर्फ झारखंड या यहाँ नहीं, पूरे इंडिया में जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब होता है कि हर एक स्टेट में एक एक यूनिवर्सिटी है, जो मोर एंड लेस लगभग IITs के जैसा ही होता है ना। उसमें आपको जो फैसिलिटीज मिलेंगे, है ना, टॉप
टीचर्स होंगे, फॉरेन टीचर होंगे, है ना, हायर रिसर्चर होंगे, आपको लैब मिलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा, मतलब जो आप क्वालिटी एक एनआईटीज या आईआईटीज में देखते हैं, है ना, वो आपको पूरा फैसिलिटी मिलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, है ना। ओके, उसके बाद कुछ कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी होते हैं जो काफी ज्यादा फैसिलिटी, जैसे बनारस यूनिवर्सिटी हो गया, डी वगैरह हो गया, है ना, ये सब चीज बहुत सारे होते हैं सर, है ना। तो उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है, जैसे पहले क्या होता था कि पहले होता था ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, कि जिस बच्चे का ज्यादा मार्क्स है उसका एडमिशन हो जाएगा ऐसा करके। लेकिन अब 2022 से ये कहानी चेंज हो चुका है। अब बोलता नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब ऑल ओवर इंडिया में, है ना, कोई भी बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। उसके लिए उसका मार्क्स से हमको मतलब नहीं है, बस मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होता है 55%, है ना, ये कभी कभी वैरी करते रहता है, 55, 50, 60, इतना, मतलब मोर एंड लेस 60%, है ना, इतना करके जो हर किसी का आता है मेरे ख्याल से ऐसा कर। तो इतना अगर उसके पास है तो वो भी एलिजिबल है। बस उसको एक परीक्षा देना होगा। मार्क्स कितना लाया है बोर्ड में हमको उससे मतलब नहीं है। कोई 90% भी ले आया है, कोई 70% भी लाया है, तो हमको उससे मतलब नहीं है। उनको एक टेस्ट लिखना पड़ेगा, और टेस्ट में जिसका मार्क्स ज्यादा आएगा हम उसी का एडमिशन लेंगे, चाहे उसका मार्क्स कुछ भी हो। ऐसे रखा गया नियम, ताकि इससे क्या हो कि किसी भी अर्बन हो या रूरल, किसी भी तरह के एरियाज के बच्चे हो, हर बच्चा उसमें एडमिशन ले सके, ऐसे रखें। तो ये बहुत अच्छा पहल है ना। मतलब आप अगर गांव से, ग्रामीण से भी बिलोंग करते हैं ना, मान लीजिए आपका पढ़ाई वैसे नहीं हो पाया, है ना, आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे तो इस इंट्रेंस को क्वालिफाई करके आप इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन ले सकते हैं, है ना। फायदा क्या होगा? वही फायदा होगा ना जो आईटीज में मिलता है, जो एनआईटीज में मिलता है। मतलब आपको टॉप क्वालिटी का एजुकेशन मिलेगा, रियल का बैचलर डिग्री आपके पास होगा, रियल का साइंस होगा ना। जॉब ऑपर्चुनिटी में आप हमेशा टॉप पे होंगे, है ना। आपका मार्कशीट एक अच्छा बनेगा, आपका सीवी बहुत अच्छा बनेगा, है ना। ये सब फायदा करेगा आपका, एक्सप्लोर होगा, रियल का साइंस आप फील करेंगे वहां पे ऐसे। तो ये सब कुछ कारणों से होता है। मेरा मानना है कि अगर आपको जब साइंस करना ही है, बीएससी करना ही है, उतना खर्चा हो रहा है, उतना समय हो रहा है, तो क्यों ना अच्छे से किया जाए, है ना। राइट, ये मेरा काम ऐसा। तो यही होता है कहानी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल करते हैं कि कैसे क्या होता है इसमें, कैसे कहानी। तो इसके वेबसाइट में ही हम लोग जाके देखते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो क्यों ना इसके वेबसाइट में आपको थोड़ा ले चले। तो ये रहा, है ना, इसका वेबसाइट। ये देखिए, ये जो वेबसाइट है ना, ये हमारा, है ना, क्या बोल सकते हैं, है ना, ऑफिशियल वेबसाइट है सीयूईटी का, जहाँ पे आप, है ना, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन पा सकेंगे पूरा सीयूईटी के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। इसका हम खैर लिंक भेज दें, डाल देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप यहाँ से भी कर सको। इसमें अगर आप देखो तो ये पूरा अबाउट सीयूईटी क्या है इसके बारे में बताया गया है ना। और देखिए, इसका एग्जाम कौन लेता है, तो आपका ये एनडीए कंडक्ट करवाती है। एनडीए, एनडीए सॉरी, एनटीए वगैरह, है ना। ये एनटीए वही है जो एग्जाम करवाती है आपकी जेई को, नीट को। ये एजेंसी का नाम है ना। जो कंपटीशन एग्जाम लेते हैं, तो आपका जो जेई का एग्जाम लेता है, जो एनईटी नीट का एग्जाम, यही लेता है। और वही एजेंसी आपका ये सीयूटी का भी एग्जाम लेगी, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड, ऐसे करके। अब इसके बारे में अगर हम देखें तो क्या इसमें है, और क्या इसमें हमें और जानना चाहिए, जरूरत है। सबसे पहला, इसमें एग्जाम कितने होते हैं, ऐसे के। तो इसमें अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हम इसमें आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि हमारा एग्जाम कितना होगा। सो टोटल इसमें 3 पेपर हमें देना पड़ता है इस एग्जाम में, ठीक है, आपको बताते हैं, है ना। आपको जो एग्जाम होगा, इसमें आपको 3 एग्जाम देना पड़ेगा, 3 पेपर से। तो पहला पेपर तो आपको इंग्लिश देना होगा, ठीक है। समझ गए? ये ऑप्शन बहुत सारे लैंग्वेज होता है, लेकिन हम बता रहे हैं साइंस वाले बच्चों के लिए, ये साइंस वाले बच्चों को क्या क्या देना होता है। सो ऐसे इंग्लिश देना होगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी डिमांड करते हैं कि अगर आपको ये ऑनर्स करना है तो हमारे पास आपको इंग्लिश देना पड़ेगा। उसके बाद एक पेपर होता है आपका जीके का, जनरल स्टडीज का। इसमें आपको सब चीज निकलेगा, जनरल करंट अफेयर हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हो गया, सिंपल जो मैथमेटिक्स आते हैं सो। और एक होगा आपका, है ना, सब्जेक्ट, जिसको डोमेन वगैरह भी बोला जाता है, ऐसे करके इससे। बाकी क्लियर है? देखिए, तो अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के हैं, देखिए सब्जेक्ट आपको मिनिमम 3 लेना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट का एग्जाम लिखना ही पड़ेगा मिनिमम। मैक्सिमम आप 10 लिख सकते हैं, 10 परीक्षा, लेकिन मिनिमम 3 लेना पड़ेगा। अब अगर आपको मिनिमम लेना है, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं, तो आपको 3 पेपर लेना चाहिए। मतलब कि 3 मतलब जैसे
आपको एक फिजिक्स, है ना, केमिस्ट्री या मैथ, ये 3 ले सकते हैं अगर आपका 12th में मैथमेटिक्स रहा है तो। और बायोलॉजी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऐसे करके। और अगर मैथ बायो दोनों है तो आप देख लीजिए चूज करके कि दोनों में या तो आप 4 ले लीजिए। अगर मान लीजिए अगर आपका 4 है तो चारों ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। और 4 भी पेपर ले सकते हैं, है ना, आप 3 भी लिख सकते हैं ऐसे करके, लेकिन मिनिमम 3 आपको लिखना पड़ेगा। अब इंग्लिश जो पेपर होता है और ये जीके होता है, वो इससे हमारा रैंक डिसाइड नहीं होता है। मतलब ये जस्ट क्वालिफाइंग जैसा होता है कि हाँ आपने लिखा है, आपको नॉलेज है थोड़ा मोड़ा। बाकी आपका जो रैंक बनेगा या तो जो आपका एडमिशन होगा वो डिसाइड करता है आपका ये पेपर, जो डोमेन पेपर होता है आपका ऑनर्स पेपर। उसमें भी आप कौन सा ऑनर्स करते हैं उसके अनुसार से इसका डिसीजन होगा। ऐसे मान लीजिए अगर किसी बंदा को केमिस्ट्री ऑनर्स करना है तो एग्जाम तो वो फिजिक्स का भी देगा, केमिस्ट्री का भी देगा, मैथ का भी देगा, लेकिन उसका जो ऑनर्स पेपर कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा उसके लिए उसका केमिस्ट्री का मार्क्स देखा जाएगा। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो जैसे मान लीजिए आप ना कोई भी यूनिवर्सिटी में, जैसे मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किए कि हम केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं वहां पे, तो अगर आप वहां पे केमिस्ट्री ऑनर्स अगर लेना चाहते हैं डीयू में, तो आप तो एग्जाम फिजिक्स का भी लिखें, केमिस्ट्री का भी, मैथ का भी, लेकिन आपको वहां पे फिजिक्स और मैथ नहीं दिखेगा कि आपने फिजिक्स और मैथ में कितना स्कोर किया, नहीं, जस्ट आपने लिखा है, क्वालिफाई किया, इनफ है। अब केमिस्ट्री में कितना मार्क्स है वो मैटर करेगा वहां पे। और जितने भी बच्चे वहां अप्लाई करेंगे उसमें से जिस किसी बच्चे का केमिस्ट्री में ज्यादा मार्क्स होगा उसको वैसे। हाँ, अगर किन्हीं 2 बच्चों का केमिस्ट्री का मार्क्स मैच कर जाता है तब उसको फिर फिजिक्स मैथमेटिक्स मैच करेगा, देखिए देखा जाएगा। लेकिन हाँ, जिसका केमिस्ट्री में आगे है तो उसको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली जिसका अगर फिजिक्स करना होगा उसका मार्क्स फिजिक्स का देखा जाएगा, केमिस्ट्री और मैथ का नहीं देखा जाएगा, इस तरीके से। तो आपको कौन से ऑनर्स को करना है उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा कमांड करना पड़ेगा थोड़ा। और बाकी को जैसे आप 12th पढ़ते आए हैं वैसे पढ़ते चलेंगे ऐसे करके। तो ये होता है एग्जाम लिखने का। और एक ही दिन एग्जाम होगा, है ना, ये तीनों का एक ही दिन एग्जाम होगा। और ये दोनों का, इंग्लिश और जनरल पेपर का एक दिन एग्जाम होगा। 2 दिन मुख्य रूप से एग्जाम होता है। अगर आप पेपर ज्यादा लीजिएगा तो फिर वो 3-4 दिन ऐसे करके बढ़ सकता है, आपको डेट बाय डेट मिलते चलेगा। क्लियर है ऐसे करके। और क्वेश्चन होते क्या है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, है ना, मल्टीपल क्वेश्चन, है ना करके। और नेगेटिव मार्क्स होता है 1/4 होता है, मतलब 4 गलती करोगे तो एक आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, इस तरीके से। तो ये कहानी होता है आपके पूरे एग्जाम का ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा और अगर आप जानना चाहते हैं तो क्या आप जान सकते हैं, देखिए। तो अगर हम, हाँ, पहले बात की सिलेबस क्या होगा, तो देखिए अगर आप इस वेबसाइट में जाइएगा तो यहाँ पे सिलेबस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ दिखेगा कि हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा आपको। तो जो भी सिलेबस आपको पढ़ने से जिन जिन सब्जेक्ट को आप ये सेलेक्ट किए होंगे उनका सिलेबस, जैसा मान लीजिए कोई केमिस्ट्री लिया तो केमिस्ट्री का सिलेबस ले लेगा, है ना। कोई बायोलॉजी लिया होगा तो बायोलॉजी का सिलेबस यहाँ मिल जाएगा कि क्या उसमें सवाल पूछे जाएंगे, सो, है ना। उसका उस तरह से जो भी आप सब्जेक्ट है सबका यहाँ सिलेबस दिया हुआ है ना। फिजिक्स का भी दिया होगा, है ना, कहाँ है फिजिक्स, फिजिक्स कहाँ नहीं मिल रहा है क्या, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक, जनरल स्टडीज, जनरल टेस्ट का हिस्ट्री वगैरह, है ना, मास मैथमेटिक्स है, फिजिक्स देखिए यहाँ है, मतलब जो भी चाहिए ऐसे करके। तो अगर सिलेबस देखा जाए तो चलिए एक चीज अच्छा बात है, इस सिलेबस में देखिए पिछले साल क्या होता था 11-12 दोनों है, लेकिन इस बार के सिलेबस में देख रहे हैं हम। तो यहाँ आप देखिए ध्यान से, तो इसका अगर हम सिलेबस डाउनलोड करें तो ये मेरा डाउनलोड हो गया सिलेबस, है ना। अब आ गया केमिस्ट्री 306, जी देखिए। तो अगर आप इस सिलेबस को देखिएगा तो इस बार का देखिए सिलेबस जो है इस 306 का कोड संख्या है ऐसे। ये पूरा कंप्लीट 12th का सिलेबस है, मतलब आपका जो क्वेश्चन आएगा वो कंप्लीट 12th पे आएगा ऐसे, लग रहे है ना। देखिए सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन वगैरह जो भी आपका 12th का एनसीईआरटी का बुक था, है ना, उसी का पूरा, है ना, सिलेबस है पूरा। मतलब 11th से सवाल नहीं आना है, अगर सिर्फ ओनली ओनली कहाँ से, तो आपका 12th क्लास से ऐसे हो गया ऐसे। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ यहाँ पे कि देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चन आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्ट। मतलब कि आपको एक पेपर का, से केमिस्ट्री का होगा तो आपको केमिस्ट्री में आपको टोटल, है ना, क्या बोलते हैं इसको, 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 50 में से 40 क्वेश्चन आपको बनाना है। सिमिलरली फिजिक्स होगा तो फिजिक्स का भी 50 मिलेगा, उसमें से 40 बनाना है। बायोलॉजी लीजिएगा या तो मैथ लीजिएगा उसका भी 50 होगा और उसमें आपका बनाना है 40 बनाना है, इस तरीके से।
और टाइम कितना होता है, तो एक पेपर का मिलता है 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। तो आपको टोटल 3 घंटा का एग्जाम होगा। 3 घंटा के एग्जाम में 3 पेपर होंगे आपके, तीनों सब्जेक्ट। अगर 3 लीजिएगा तो 4 पेपर लीजिएगा तो 4 घंटा होगा। इस तरीके से मतलब ऐसे करके आपको पेपर दिया जाएगा, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए 60 मिनट ऐसे। और रहा बात, ये तो हुआ ऑनर्स का। और जो आपका जनरल इंग्लिश का होगा, इंग्लिश में आपको दिया जाएगा 45 मिनट। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कम बनाने होते हैं ऐसे करके, है ना। और आपका जो जीके मिलेगा उसमें भी आपको 1 घंटा मिलेगा, है ना। 1 घंटा में उसमें भी आपको, है ना। सॉरी, क्या खुल गया ये है ना, क्या क्लिक मार दिया। हम्म, ऐसे ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग, है ना, बात कर सकते हैं कि कौन कितने से मिलता है और कहाँ पे क्या सो, इस तरीके से। चलिए, तो और अगर हम इसमें बारे में बात करें कि और क्या, है ना, बाकी सब चीज़ तो है, बाकी ये आपका सिलेबस यहाँ से मिल जाएगा, है ना। उसके बाद इसके होम पेज पे आइए, है ना। तो फिर आपको यहाँ पे कोर्सेस मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, देखिए यहाँ सब यूनिवर्सिटी का लिस्ट है कि जिन जिन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर आ जाएगा, देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया ऐसे करके से। और हर एक यूनिवर्सिटी, तो जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानना होगा, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, देख लीजिए। और इसमें हालांकि आप जब सिलेक्शन करने लगिएगा तो उसमें देख लीजिएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या क्राइटेरिया है, क्या डिमांड करता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी भर दीजिएगा। जैसे जिस भी यूनिवर्सिटी को में आप जाना चाहते हैं, तो पहले आप यूनिवर्सिटी में देख लीजिएगा कि वहाँ पे मेरा वो ऑनर्स का पढ़ाई होता भी है कि नहीं होता है। जैसे मान लीजिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, है ना, देख लीजिए यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम यहाँ लिखे हुए हैं, तो आप जिन जिन प्रोग्राम का यहाँ होगा उसी को आप एडमिशन ले सकते हैं। आप उसके अलावा कोई दूसरा एडमिशन ले सकते नहीं है। ऐसे करके तो आपको सिलेक्शन के दौरान भी उस चीज देखना पड़ेगा कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा। खैर वो तो खैर अलग बात होगा, है ना। ओके, तो ये था आपका टोटल, है ना, पूरा सीयूटी के बारे में। अगर आपको फर्दर और कुछ जानकारी चाहिए या क्या होना चाहिए, सो तो आप ले सकते हैं जानकारी, है ना। और बाकी हम ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर जिन बच्चों को, अगर मान लीजिए बाहर नहीं जाना है ना, वो जस्ट जहाँ है वहीं रहना चाहते हैं, ना अपने ही मतलब लोकल में, तो बस आप फॉर्म भर दीजिए, तैयारी वारी करने की जरूरत नहीं है ना। आप अगर ऐसे, ये हम बताएं, प्रिपरेशन उनको करना है जिनको अगर लगता है कि नहीं हमको अच्छे से करना चाहिए बीएससी, है ना। आगे ताके जाके, क्योंकि देखिए आप अपने आसपास देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे बीएससी किए हैं। ऐसा थोड़ी कि आप पहला बच्चा बीएससी करने वाले, नहीं नहीं, बहुत किए हैं। तो कितने को जॉब हुआ और कितना का अच्छा करे, नहीं। तो वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप अच्छी जगह से नहीं पढ़ोगे, है ना, अच्छी चीजें से एक्सप्लोर नहीं करोगे, तो कैसे हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा ऐसे। तो मेरा मानना है कि जब एग्जाम लिख ही रहे हैं, तो इस समय को नया व्यर्थ किया जाए और अच्छे से पढ़ा जाए, और ताकि हम एक अच्छी जगह पहुंच पाए। और हमारा टारगेट भी होगा कि हम कम से कम, है ना, अपने थ्रू से कम 15-20 बच्चों को तो बाहर भेज सकें अपने एरिया से, है ना। चलिए ठीक है, बाकी धन्यवाद।